बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच एक टकराव की नीति के परिणाम के रूप में इस नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल को अभी लागू किया गया है, जो देश हित में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीसीए देश भर में लागू कर दिया गया, इसका मकसद क्या है और सीसीए का मतलब क्या होता है? अभी जो सीसीए अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया है, यह 2019 में दोनों सदनों से पास किया गया था। इस कानून को 4 वर्षों के बाद चुनाव के पूर्व लागू किया जाना यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या सरकार चुनावी मकसद से इस कानून को लागू कर रही है। चूँकि 1955 में नागरिकता कानून लाकर देश के लोगों को नागरिकता प्रदान किया गया था। 26 जनवरी 52 को जो संविधान लागू हुआ था और 1955 में कानून बनाकर नागरिकता प्रदान इस देश के तमाम लोगों को की गई थी और उसी के तहत नागरिकता का मामला अभी तक चल रहा है। लेकिन भाजपा के राज में 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया, दोनों सदनों से इसे पास कराकर कानून का रूप दिया गया। लेकिन 4 वर्षों के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू करने की जो सरकार की मंशा है, वह स्पष्ट करता है कि चुनावी लाभ के लिए अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच विभेद पैदा कर चुनावी लाभ लेने के लिए, वोट को गोलबंद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह देश हित में कतई नहीं है। इस अधिनियम को, इस कानून को लागू करने का यह उचित समय नहीं है। अगर इसे लागू करना ही होता तो तमाम देश के स्तर पर विचार करके सही समय पर इसे लागू करने पर सोचा जा सकता था। लेकिन अभी की परिस्थिति में जिस रूप में इसे लागू किया जा रहा है, यह महज एक चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने का एक प्रयास है। मुस्लिमों को नैतिक रूप से उन्हें दबाने और बहुसंख्यकों के मनोबल को बढ़ाने या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच एक टकराव की नीति के परिणाम के रूप में इस नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल को अभी लागू किया गया है, जो देश हित में नहीं है, जो जनहित में नहीं है, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। यह सरकार का एक गलत कदम है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो कहा है यह बिल लाकर देश की जनता को बहुत ही लाभ पहुंचाया है भाजपा। सम्राट चौधरी के वक्तव्य को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे बिना सोचे समझे सरकार के पक्ष में जो भी बात सोचते हैं कह देते हैं। इस कानून के आने से इस देश को अभी क्या लाभ होगा? देश को लाभ तब होता जबकि गरीबी दूर होती, लोगों को रोजगार देने की बात होती, किसानों की आमदनी दूना करने की बात होती, देश के तमाम लोगों को मकान देने की बात होती। जो कृषि कानून है, सही कृषि कानून लाकर किसानों को उचित उनके लागत मूल्य देने का, किसानों को उचित लाभ देने का, उनके जीवन स्तर को सुधार करने का अगर प्रयास किया जाता, तब इससे देश के लोगों को लाभ होता। लेकिन जो लोगों के लाभ से संबंधित, जो जनहित से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों से आम आवाम का ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार इन तमाम ऐसे मुद्दों पर जिसे उसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान के बीच, भाई भाई के बीच लड़ाकर एक विभेद पैदा करके चुनावी राजनीति में आगे बढ़कर सत्ता को अपने कब्जे में रखने के प्रयास के हिसाब से किया गया। अच्छा, इस कानून से मुस्लिम को क्या अलग किया गया? मुस्लिम अगर नागरिकता देना ही था तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहा था, चाहे हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे या मुस्लिम भी थे, जो लोग वहाँ पीड़ित थे, उनमें से केवल मुस्लिमों को ही अलग करना यह कहाँ का न्याय है? मानवता के आधार पर जिन लोगों के साथ भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में धर्म के आधार पर या किसी आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, और वे अगर चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की नागरिकता लेकर हिंदुस्तान में रहें, और हिंदुस्तान अगर वैसे लोगों को नागरिकता देना चाहता है, तो मुस्लिमों को इससे वंचित रखना किसी भी रूप में उचित नहीं है, बल्कि यह एक सांप्रदायिक स्थिति पैदा कर चुनावी लाभ लेने का प्रयास है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है? अभी देश भर में
इस पर उबाल है? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जहाँ तक सवाल है तो भाजपा राज में ही मोदी जी ने पारदर्शिता लाने के नाम पर ये किया कि जो भी कंपनियां चंदा देना चाहेंगी वो गुप्त रूप से अपना ये बॉन्ड खरीदेंगी स्टेट बैंक से, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद के, और जिस पार्टी को जो देना चाहेगी उसे ये देगी। लेकिन इससे पारदर्शिता नहीं बल्कि संविधान में जो लोगों को हर तरह की जानकारी मतदाताओं को राजनीतिक पार्टियों के विषय में प्राप्त करने का अधिकार है, उससे वंचित किया गया। और वैसे पूंजीपति घराने पहले इस बात पर एक कैप था कि कोई भी कंपनी अपने लाभ के 7.5% से ज़्यादा चुनावी चंदा नहीं दे सकती है, लेकिन मोदी सरकार ने उस 7.5% के कैप को हटाकर वैसे कंपनियों से भी चंदा लिया गया जो नुकसान में चल रही हैं, घाटे में चल रही थी या बंद होने के कगार पर थी, और कुछ 23 ऐसी कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर उन्हें कुछ गलत लाभ दिया गया। बड़े घरानों से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में चंदा लेकर मोदी सरकार ने उनके पक्ष में नीतियों का निर्माण किया, उन्हें लाभ दिया, और वैसे कॉरपोरेट घराने दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं और इस देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से तबाह हो रही है, पीड़ित है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला है यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका अवलोकन किया और इससे कहा कि यह एक असंवैधानिक सरकार का कदम है, गलत तरीके से कानून बनाया गया था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि 6 मार्च तक आप टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से रिलेटेड 22,217 जो बॉन्ड हैं उससे संबंधित आप जानकारी इलेक्शन कमीशन को दें, और इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक उसे प्रकाशित करेगा देश के आम मतदाताओं के लिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के लाभ के लिए ये कहा कि 30 जून 2024 तक हम इस डाटा को देने में सक्षम नहीं हैं, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। इस तरह का डाटा वो 10 मिनटों में दे सकता है, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भी 1 से 2 दिनों के अंदर बहुत बड़े बड़े डाटा स्टेट बैंक के द्वारा दिए गए हैं, जबकि मात्र 22,217 जो डाटा था, जो डबल एंट्री था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 10 मिनट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे सकता था, जिसे प्रकाशित कर देश के मतदाताओं को इस बात का आभास होता कि किस दल को किन लोगों ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है, और चंदा लेकर चंदे का किस रूप से सत्तासीन सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है, पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट घराने को लाभ दिया है। इसका कलई न खुले, इसके चलते सत्ता पक्ष ने स्टेट बैंक पर दबाव दिया और दबाव देकर ऐसा बयान दिलाया कि 30 जून तक हम इस डाटा को नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर कड़ाई की, स्टेट बैंक मैनेजमेंट को फटकार लगाया, तो 24 घंटे के अंदर डाटा दिया जा चुका है, और वो डाटा चुनाव आयोग के पास जाएगा। चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसे अपने पोर्टल पर रखेगा, जिसे देश के मतदाताओं को यह ज्ञात होगा कि कितना पैसा कहां से आया, किस पार्टी को आया, किस रूप में आया, किसने दिया। और इससे मोदी सरकार की कलई खुलेगी। मोदी सरकार इससे डरी हुई है